गरीब बहू की साड़ी वाली खेती और रसोई। दोपहर का वक्त है, सूरज आग उगल रहा है। हरिप्रसाद जी के खेत में पड़ोसी किसान अपने जानवरों को भगा देता है। जानवर ताजी फसल को रौंद रहे हैं, धूल उड़ रही है और शोर हो रहा है। हुर हुर, अरे जा रे, उधर ही जा, देख हरिप्रसाद के खेत में कितनी हरी हरी सब्जियां हैं, वहीं जाकर चर। अरे लाठी, अरे अरे भाई, ये क्या गजब कर रहे हो? अरे अपने जानवरों को हमारे खेत में क्यों हाँक रहे हो? जो थोड़ी बहुत सब्जियां उन्हें तो छोड़ दो। अरे तो हम क्या करें हरिप्रसाद, जानवर हैं, जहाँ हरियाली देखेंगे वहीं तो जाएंगे। तुम्हें बहुत दिक्कत है तो बाड़ लगवा लो ना, पर बाड़ लगाने के लिए तो पैसा चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं। इतने में हरिप्रसाद का बेटा मनीष और बड़ा बेटा ऋषभ वहां पहुंचते हैं। दोनों के हाथ में लंबे लठ हैं और मामला बहुत गर्म हो गया है। ओ चाचा, ये बदमाशी बंद करो, जानबूझकर हमारे खेत में जानवर घुसा रहे हो। अभी के अभी इन्हें बाहर निकालो वरना ठीक नहीं होगा। अरे लो, आ गए बड़े चौधरी लठ लेकर। अरे मियाँ, इन लकड़ियों से जानवर नहीं रुकते, औकात है नहीं अपने खेत की घेराबंदी करवाने की, और बात बड़ी बड़ी करते हो। मनीष, छोड़ो इन्हें, इनसे लड़ना पत्थर पर सिर मारना है। चलो बाबूजी, घर चलो। तीनों हारकर अपनी कच्ची झोपड़ी में आते हैं। वहां सास ओमवती, बड़ी बहू प्रियंका और नई बहू रजनी बैठी हैं। सब प्यास और गर्मी से बेहाल हैं। हरिप्रसाद जी एक कोने में सिर पकड़कर बैठे हैं। मनीष और ऋषभ जमीन पर थके हारे लेटे हुए हैं। प्रियंका और रजनी हाथ वाले पंखे से बच्चों को हवा कर रही है। फिर वही झगड़ा, रोज रोज की ये बेइज्जती अब सही नहीं जाती। एक तो ये सड़ती हुई गर्मी और ऊपर से ये पड़ोसी। अरे सही कहते हैं वो, हमारी क्या औकात जो 5-5 हजार खर्च करके खेत की बाढ़ लगवा सके। आज फिर उन्होंने हमारी मेहनत पर जानवर चलवा दिए। ऊपर से ये गर्मी, सब्जियां धूप में जल रही हैं और जो बचती हैं उन्हें पड़ोसी चुरा ले जाते हैं। सब खत्म हो गया है। और नहीं तो क्या, ये अड़ोस पड़ोस वाले भी तो कम नहीं है। मौका देखते ही हमारी सब्जियां चुरा ले जाते हैं। कल देखा था मैंने, पड़ोसी चुपके से अपनी मेड़ हमारी तरफ खिसका रहा था। हमारी जमीन भी हड़पना चाहते हैं ये लोग। चारों तरफ से बदकिस्मती ने घेर लिया है माँ। कभी फसल खराब हो जाती है तो कभी ये तपती गर्मी पौधों को जला देती है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे जानवर और चोर खा जाते हैं। ऊपर से आसमान से पानी की एक बूंद नहीं टपक रही है। बाबूजी, मुझे तो लगता है अब ये खेती बंद ही कर देनी चाहिए। इस बंजर जमीन से अच्छा है कि हम दूसरे शहर चले जाएं। यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है वहाँ मजदूरी कर लेंगे। शहर तो चले जाएंगे बेटा, पर वहाँ करेंगे क्या? खेत के अलावा हमें आता ही क्या है? वहाँ भी कौन सा नौकरी मिल जाएगी हम जैसों को? वहाँ तो सिर छुपाने की जगह के भी पैसे लगते हैं। पर यहाँ रहकर भी क्या मिल रहा है? बच्चों के मुंह में निवाला तक नहीं जा रहा। देखो कैसे भूख के मारे सो गया है। रजनी सबकी बातें गौर से सुन रही है। उसकी आंखों में दुख है पर दिमाग में कुछ और चल रहा है। बाबूजी, शहर जाना आखिरी रास्ता नहीं है। हम अपनी जमीन छोड़कर कहाँ भटकेंगे? वहाँ भी अजनबी बनकर ही रहेंगे। तो और क्या रास्ता है रजनी, तुम ही बताओ। यहाँ बैठे बैठे अपनी बर्बादी देखें। आज घर में चूल्हा तक नहीं जला है क्योंकि बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। प्रियंका और रजनी रसोई के खाली बर्तनों को देख रही हैं। छोटी, आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि हमारी तकदीर ही इस झोपड़ी की तरह टूटी हुई है। दीदी, रात कितनी भी काली हो, सुबह होती ही है। रात में गर्मी और भूख से परेशान सभी जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सूरज आग उगल रहा है। रजनी मिट्टी के बर्तन में ठंडी छाछ और सत्तू घोलकर मनीष और ऋषभ को देती है। मनीष जी, ये थोड़ा सत्तू और छाछ पी लो। इस लू में खाली पेट खेत में जाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे छाछ पीकर क्या होगा रजनी, कलेजा तो वैसे ही चल रहा है। चलो भाई, देखते हैं आज खेत का क्या हाल है। मनीष और ऋषभ खेत पहुंचते हैं। दूर से ही देखते हैं कि 2-3 लोग उनकी बाड़ी से झोले भर भर के सब्जियां तोड़ रहे हैं। मनीष को देखते ही वो भागने लगते हैं। ए रुको, शर्म नहीं आती गरीबों की मेहनत लूटते हुए? ए चोरों, रुको। अरे रहने दो मनीष। अरे कहाँ तक भागोगे? जब तक खेत की मेड़ नहीं लगेगी तब तक न चोर रुकेंगे, न वो पड़ोसी और न उनके जानवर। अरे हमारी फसल तो सरेआम लुट रही है। भाई, घर में खाने के लाले पड़े हैं। बाजार में बेचकर पैसे कमाना तो दूर की बात है, ले देकर सब बर्बाद हो रहा है। चलो आज उस लोहे वाली दुकान पर जाकर रेट पूछते हैं। दोनों भाई अपनी पुरानी साइकिल में बैठकर शहर पहुंचते हैं। बाजार में बहुत भीड़ है। मनीष और ऋषभ एक बड़ी लोहे की दुकान पर पहुंचते हैं जहां कटीले तारों के बंडल हैं। रामू काका,
हमें खेत के लिए वो कटीले तार चाहिए, जरा हिसाब लगाइए कितना खर्चा आएगा। देख बेटा, तेरे खेत बड़े हैं, कम से कम 10 बंडल तार, लोहे के खंभे और मजदूरी, और ये कुल मिलाकर 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000 रुपए? काका हम गरीब किसान हैं, थोड़ा कम नहीं हो सकता? अरे बेटा, लोहा महंगा है, 5,000 हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ो, और पीछे और भी लोग खड़े हैं। दोनों भाई बिना कुछ बोले दुकान से बाहर आ जाते हैं। शाम को दोनों भाई घर लौटते हैं और बाबूजी को सारी बातें बताते हैं। 5,000 रुपए मांग रहे हैं वो, हमारे पास 5 रुपए नहीं है, 5,000 कहां से लाएंगे? बाबूजी कल ही शहर चलने की तैयारी करिए, यहाँ कुछ नहीं रखा, अब ये खेत छोड़ना ही पड़ेगा, शहर जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सही कह रहे हो बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या करे। मनीष जी, क्या हम मेड़ लगाने का कोई और जुगाड़ नहीं देख सकते? शहर जाना ही आखिरी रास्ता नहीं है। रजनी, तुम्हें ज्यादा पता है खेत खलियान के बारे में? हाँ, तुम्हें घर के काम के लिए लाया गया है, तुम वही करो। औरतें घर के काम करती हैं तो अच्छी लगती हैं, ये बाहर का मामला है, हमें देखने दो। रजनी, तुम्हें क्या पता खेत खलियान के बारे में? जाओ जाकर रसोई संभालो, ये मर्दों वाले काम हम देख लेंगे। मनीष, मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, अगर हम मिलजुल कर कोई रास्ता निकालें तो बुराई क्या है? एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे मनीष, क्यों डांट रहे हो बहू को? अगर वो कुछ कह रही है तो सुन लो, बात तो करने दो कि क्या कहना चाहती है। बोलो बहू, तुम्हारे मन में क्या है? मनीष जी, अगर हम 5,000 रुपए खर्च ना करें और कोई और जुगाड़ निकाले तो? रजनी, तुम्हें क्या ही पता होगा खेती के बारे में, फालतू में हमारा समय बर्बाद मत करो। रात का समय है, झोपड़ी के बाहर एक लालटेन जल रही है। भयंकर गर्मी से सब पसीने से भीगे हुए हैं। रजनी एक पुरानी डायरी और पेन लेकर सबके बीच बैठती है। माँ जी, बाबूजी, देखिए मैंने पूरा हिसाब लगाया, हमें महंगे लोहे के तारों की जरूरत नहीं है, हम साड़ी वाली मेड़ बनाएंगे। साड़ियों से मेड़? रजनी, हवा चलेगी तो साड़ियां उड़ जाएंगी और जानवर क्या साड़ियों से डरेंगे? नहीं मनीष जी, हम उन्हें ढीला नहीं छोड़ेंगे, हम बांस की मजबूत बल्लियां लाएंगे और उन्हें खेत के चारों तरफ गाड़ देंगे, फिर उन बल्लियों पर साड़ियों को एकदम टाइट से बांधेंगे। पर बहू, साड़ियों से जानवर कैसे रुकेंगे? उन्हें तो घास दिखनी चाहिए, वो तो घुस ही जाएंगे। यही तो चालाकी है बाबूजी, साड़ियां रंग बिरंगी होती हैं, जब वो धूप में चमकेंगी और हवा से हिलेंगी तो जानवरों को लगेगा कि वहाँ इंसान खड़े हैं। जानवर इंसान के डर से खेत के पास भी नहीं आएंगे। और जो पक्षी आकर सब्जियों में छेद कर देते हैं, उनका क्या? उनके लिए हम बीजुका बनाएंगे। बीजुका? वो क्या होता है बहू? माँ जी, बीजुका मतलब पुतला। हम एक लकड़ी का ढांचा बनाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी का मटका उल्टा रखेंगे और उस मटके पर चेहरा बना देंगे, फिर उसे भी पुरानी साड़ी और कुर्ता पहनाकर खेत के बीचों बीच खड़ा कर देंगे। पक्षियों को लगेगा कि कोई खेत की रखवाली कर रहा है और वो फलों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और वो लोहे के तार वाली बात? हाँ माँ जी, और हम कबाड़ से पुराने लोहे के छोटे तार भी ले आएंगे और साड़ियों के पीछे छिपा देंगे। अगर कोई चोर या जानवर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे वो तार चुभेंगे और वो भाग जाएगा। और साड़ियों से हम फसल को धूप से भी बचा पाएंगे, इससे चोरी भी रुकेगी और जानवर भी। मान गए बहू, तुम्हारी पढ़ाई काम आ रही है। बात तो तुम पते की कह रही हो। साड़ियां तो मिल जाएंगी और कबाड़ से तार भी सस्ते में मिल जाएंगे। कोशिश करने में क्या बुराई है? अगर यह कामयाब हो गया तो हम सबको शहर नहीं जाना पड़ेगा। बस कल से हमें साड़ियां और बल्लियां इकट्ठा करना शुरू करना है। गर्मी बहुत है, अगर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो अगली फसल भी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, कल से हम साड़ियां जमा करते हैं। रात को सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह का समय है। घर के आंगन में रजनी, प्रियंका और सास ओमवती जी बैठी हैं। रजनी ने अपनी शादी की 1-2 पुरानी और सूती साड़ियां निकाली हैं। माँ जी देखिए, मैंने अपनी ये 3 पुरानी साड़ियां निकाल ली हैं। ये काफी मजबूत है, मेड़ में काम आएंगी। और ये लो छोटी, मेरी भी 4 साड़ियां ले लो। वैसे भी ये पुरानी हो गई थी, अब खेत के काम आएंगी तो इससे अच्छा और क्या होगा। मैंने भी अपनी संदूक से 5 साड़ियां निकाल ली हैं, पर बहू इतने से काम नहीं चलेगा, खेत बहुत बड़ा है। माँ जी, इसीलिए तो मैंने सोचा है कि मैं भी अपने मायके हो आती हूँ। मेरा मायका पास वाले गाँव में ही तो है, वहाँ माँ और भाभी से कुछ साड़ियां मांग लाऊंगी। रजनी बैलगाड़ी में बैठकर अपने मायके पहुंचती है। उसकी माँ और भाभी आंगन में काम कर रही हैं। रजनी उन्हें अपना पूरा प्लान बताती है। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। ले बेटी, ये मेरी 4 साड़ियां ले जा। अरे ठहरो जीजी, ये लो 4 साड़ी मेरी भी ले जाओ। शुक्रिया भाभी, आप लोगों ने बहुत बड़ी मदद कर दी। रजनी साड़ी लेकर वापस आती है। अब सास ओमवती जी अपनी सहेलियों और पड़ोसनों के पास जाती हैं। सब औरतें बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठी हैं। बहनों,
तुम तो जानती हो जानवरों ने हमारा क्या हाल कर दिया है। मेरी बहू ने एक तरीका निकाला है, अगर तुम्हारे पास कोई फटी पुरानी साड़ी हो जो तुम फेंकने वाली हो तो हमें दे दो। अरे ओमवती, इसमें पूछना क्या है, रुक, मैं अभी घर से 2 साड़ियाँ लेकर आती हूँ, कम से कम तेरा खेत तो बच जाएगा। मेरी भी एक साड़ी ले जाना, वैसे भी मैं इसका पोछा ही बनाती। इसी तरह पड़ोसन से कई साड़ियां लेकर ओमवती जी घर आती हैं और शाम तक घर के आंगन में साड़ियों का ढेर लग जाता है। रजनी उन्हें गिनना शुरू करती है। माँ जी देखिए, कुल मिलाकर 20-25 साड़ियाँ इकट्ठा हो गई हैं। अब हमारे पास पर्याप्त कपड़ा है। अरे मान गए भाई औरतों की शक्ति को। अब सुबह होते ही हम सब मिलकर मेड़ बनाने का काम शुरू करेंगे। अभी खाने पीने का इंतजाम करो, 2 दिन से चिंता में किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया है। रात का समय है। झोपड़ी की कच्ची रसोई में धुआं भरा हुआ है। प्रियंका और रजनी चूल्हे के सामने बैठी हैं। प्रियंका की आंखों में धुएं से पानी आ रहा है। चूल्हे पर हांडी चढ़ी है जिसमें सब्जी पक रही है। छोटी आधा घंटा हो गया है इस लौकी को चूल्हे पर चढ़ाए हुए, पर ये गलने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर पका रहे हैं। दीदी बाहर से जो सब्जियां आई हैं वो धूप और खाद की कमी से इतनी सख्त हो गई हैं कि उन्हें पकने में घंटों लगेंगे। ऊपर से ये टिंडे, इनमें तो जैसे जान ही नहीं है। बाहर से मनीष और ऋषभ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भूख से बेहाल हैं। प्रियंका थाली परोसकर बाहर ले जाती है। अरे ये क्या बनाया है? सब्जी है या कच्ची लकड़ी? चबाई नहीं जा रही है। अरे हद हो गई है, दिन भर खेत में मेहनत करो और रात को ये कच्ची पक्की सब्जियां खाओ। प्रियंका भाभी, आग नहीं जलाई थी क्या चूल्हे में? भैया शाम से चूल्हा फूंक रही हूँ, 2 बार लकड़ियां बदली पर सब्जियां पत्थर जैसी हैं कि गलती ही नहीं। हमारी क्या गलती है इसमें? अरे शांत हो जाओ, बहुओं की क्या गलती है? खेत में जब फसल ऐसी हो रही है तो सब्जी में स्वाद कहाँ से आएगा? लू और गर्मी ने सब्जियों का सारा रस सुखा दिया है। तो क्या भूखे सो जाए? ये लो थाली, मुझसे नहीं खाया जाता ये चारा। मनीष थाली पटक कर बाहर चला जाता है। ऋषभ भी पानी पीकर उठ जाता है। रजनी और प्रियंका एक दूसरे को बेबसी से देखती है। सबके जाने के बाद रजनी रसोई में बची हुई कच्ची सब्जी को हाथ में लेकर देखती है। जब तक खेत की मिट्टी नहीं सुधरेगी तो रसोई का स्वाद नहीं लौटेगा। इन बेजान सब्जियों को खिलाकर मैं अपने परिवार को परेशान होते नहीं देख सकती। मुझे साड़ी वाली मेढ़ के साथ साथ अब इन पौधों की सेहत पर भी काम करना होगा। अगले दिन दोनों बहुएं सारा काम निपटाती हैं और खेत पर आती हैं। अब दोपहर का समय है। आसमान से आग बरस रही है। पूरा परिवार खेत पर पसीने से लथपथ काम कर रहा है। चारों तरफ धूल उड़ रही है। तभी पड़ोस के और कुछ गांव के लोग वहां से गुजरते हैं और उन्हें देखकर रुक जाते हैं। अरे ओ हरे प्रसाद, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ? खेत की मेड़ बना रहे हो या अपनी बहुओं का दहेज सजा रहे हो? साड़ियों से खेत बचाओगे? अरे धूप में ये साड़ियां खुद जल जाएंगी, जानवरों को क्या खाक रोकेंगी? अरे भाई, हमने तो पहले ही कहा था शहर की पढ़ी लिखी बहू मत लाओ। देखो डिग्रियां दिमाग पर चढ़ गई हैं, अब साड़ियों से किसानी सिखा रही हैं। हमारे गांव में तो औरतें चूल्हा चौका संभालती हैं और ये यहाँ धूप में नाच रही हैं, और ले आओ पढ़ी लिखी बहू। भाभी, बाबूजी, ये लोग हद पार कर रहे हैं। मुझसे और नहीं सुना जाता। मनीष रुकिए, आप इन पर ध्यान मत दीजिए। जब कोई नया काम होता है ना तो लोग बोलने वाले बोलेंगे ही। उनकी बातों का जवाब हमारी मेहनत देगी। जब हमारी मेड़ तैयार हो जाएगी और खेती लहलहाएगी तब इन लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। आप बस बल्लियां गाड़ने पर ध्यान दीजिए। मनीष शांत हो जाता है और फिर से काम में जुट जाता है। भयंकर गर्मी है। रजनी और प्रियंका की साड़ियां पसीने से भीग चुकी हैं, पर वो रुकी नहीं है। दीदी ये साड़ियां पकड़े रहना, मैं गांठ बांधती हूँ। जितना कस के बांधेंगे उतनी मजबूती आएगी। तू फिक्र मत कर छोटी, मैंने कस कर पकड़ा हुआ है। बस आखिरी बल्ली बची है बाबूजी। शाबाश बेटा, तू हथौड़ा मार, मैं इसे टस से मस नहीं होने दूंगा। प्रियंका बहू लो रस्सियां, इन्हें इतनी मजबूती से बांधना कि आंधी भी आ जाए तो मेड़ ना गिरे। फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम साड़ी की ऐसी दीवार खड़ी करेंगे कोई जानवर अंदर कदम नहीं रख पाएगा। भैया ये बिजुका रात के अंधेरे में बिल्कुल इंसान जैसे लगेंगे। कोई चोर खेत की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। पूरा परिवार रात भर काम में लगा रहा। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे हैं। सूरज की रोशनी खेत पर खड़ी रंग बिरंगी साड़ियों की दीवार को चमका रही है। यकीन नहीं होता, पूरी रात की मेहनत सफल हो गई। अरे वाह, ये तो सचमुच दीवार जैसा लग रहा है। हमारी बहुओं की मेहनत और साड़ियों की खेती ने तो खेत की सूरत ही बदल दी। बाबूजी, अब ना तो कोई जानवर अंदर आने की हिम्मत करेगा और ना ही कोई चोर, और ये साड़ियां फसलों को इस चिलचिलाती धूप से भी बचाएंगी। पूरा परिवार खुश है। सभी घर जाते हैं और गर्मी में चूल्हे पर रोटियां बनाकर खाते हैं। तभी गांव में तेज आंधी चलती है, जिसके बाद बच्चे भागते हुए आते हैं। अरे मनीष काका, ऋषभ काका, आपके खेत की दीवार तो उड़ गई, सारी साड़ियां उड़ गई। हे भगवान, चलो मनीष जल्दी चलो।
खाना छोड़कर पूरा परिवार खेतों तक पहुंचता है और देखता है कि उन्होंने साड़ियां बांध दी हैं, लेकिन तभी दोपहर की तेज हवा चलने लगती है। साड़ियां गांठों से फिसलकर नीचे गिरने लगती हैं और बल्लियां हिलने लगती हैं। मैंने कहा था ना रजनी, साड़ियां गांठ बांधने से नहीं रुकेंगी। देखो हवा के झोंके ने तुम्हारी मेहनत का क्या हाल कर दिया। छोटी, अब क्या करेंगे? इतनी मेहनत से साड़ियां बांधी थी, ये तो बार बार खुल रही है। जानवर तो इन्हें नाक से धकेल कर अंदर घुस जाएंगे। दीदी हार नहीं मानेंगे। गांठें ढीली पड़ सकती हैं पर लोहे की कीलें नहीं। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी आती हूँ। रजनी तेज धूप में गांव के बाजार की तरफ दौड़ती है। वो कबाड़े वाली दुकान पर रुकती है। उसके पास सिर्फ 10 रुपए हैं। काका, मुझे 10 रुपए की पुरानी कीलें दे दो, जो थोड़ी जंग लगी हो पर मजबूत हो, वही दे दो। और क्या मुझे एक दिन के लिए हथौड़ी किराए पर मिल सकती है? मैं कल सुबह वापस कर जाऊंगी। अरे बेटी, इतनी धूप में कीलों का क्या करेगी? ले, ये 10 रुपए की कीलें पकड़ और ये हथौड़ी ले जा। बस कल ईमानदारी से लौटा देना। 50 रुपए किराया दे देना बस। रजनी वापस खेत पहुंचती है। उसके हाथ में पुरानी कीलों की थैली और हथौड़ी है। वो साड़ियों को फिर से बल्लियों पर कसकर एक एक करके कीलों से उन्हें बल्लियों में ठोकना शुरू करती है। अब देखिए बाबूजी, अब ये हवा क्या आंधी से भी नहीं गिरेंगी। मनीष और ऋषभ भी रजनी की लगन देखकर मदद करने लगते हैं और कीलों से साड़ी की मेड़ को पक्का कर देते हैं। अरे वाह, अब तो ये बिल्कुल तन गई है। अब कोई जानवर तो क्या, हवा भी इसे हिला नहीं पाएगी। अरे मानना पड़ेगा रजनी, तुम्हारा दिमाग वाकई हम सबसे तेज चलता है। अब हमारी मेड़ एकदम पक्की है। मेड़ तैयार होने के बाद रजनी देखती है कि सूरज अभी भी आग उगल रहा है, जिससे कोमल पौधे मुरझा रहे हैं। तभी पड़ोसी किसान का लड़का उनका मजाक उड़ाता है। अरे क्यों भाभी जी दीवार तो खड़ी कर ली, पर फसलों को सूरज की ताप से कैसे बचाओगी? अरे भाई देखो, तुम्हारी सब्जियां तो भट्टी में भुन रही हैं। हंस लो जितना हंसना है। अगर साड़ी दीवार बन सकती है तो छत भी बन सकती है। दीदी, मनीष जी, जल्दी आइए, मेरे पास आइडिया है। हम हर पौधे के ऊपर छतरी बनाएंगे। कैसी छतरी रजनी? और साड़ियों में से छनकर सूरज की ताप तो फिर भी आएगी ना फसलों पर। नहीं आएगी मनीष जी। हम छोटी छोटी लकड़ियां पौधों के चारों तरफ गाड़ेंगे और साड़ियों के टुकड़े को उनके ऊपर बांध देंगे। जैसे बड़े शहर में नर्सरी में शेड नेट लगाते हैं, हम अपनी साड़ियों से पौधों को ढकेंगे। पूरा परिवार जुट जाता है। रजनी और प्रियंका साड़ियों को काटकर लंबे टुकड़े करती हैं। वो छोटी छोटी लकड़ियों के सहारे पौधों के ऊपर एक नीची छत जैसा बना देती हैं। अब सूरज की सीधी रोशनी पौधों पर नहीं पड़ रही है। सभी घर लौट कर आते हैं। रात का समय है। झोपड़ी की छोटी सी रसोई में रजनी और प्रियंका चूल्हा फूंक रही हैं। छोटी, आज फिर वही हाल है। ये सब्जियां इतनी सख्त है कि 2 घंटे से चूल्हे पर चढ़ा रखी है, पर गलने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर उबाल रहे हों। दीदी, फसल को सही खाद और पानी नहीं मिलता तो ऐसे ही बेजान और सख्त हो जाती है। खेत की मिट्टी प्यासी है, इसीलिए सब्जियों में मिठास और नरमी नहीं रही। प्रियंका थाली परोसकर बाहर ले जाती है, जहां मनीष, ऋषभ और ससुर जी बैठे हैं। मनीष सब्जी का पहला निवाला मुंह में डालता है और चेहरा बिगाड़ लेता है। ये क्या बनाया है? आज भी सब्जी इतनी कच्ची है, चबाई ही नहीं जा रही है। दिन भर खेत में खून जलाएं और रात को घास फूस खाएं। रहने दो मनीष, इनकी गलती नहीं है। खेत से ही ऐसी मरी हुई सब्जियां आएंगी तो रसोई में क्या स्वाद आएगा? बाबूजी, बाजार वाली खाद के बिना ये सब्जियां कभी नरम नहीं होंगी और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। सही कह रहे हो बेटा। साड़ियों से बाढ़ लगा ली, धूप से भी बचा लिया। इस मिट्टी की भूख कैसे मिटाए? बिना खाद के ये सब्जियां ऐसे ही पत्थर जैसी रहेंगी। मेरा तो अब खाने का भी मन नहीं है। घर के सभी मर्द बिना खाए उठ जाते हैं। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी देखो, आज फिर सब भूखे सो गए। इतनी मेहनत के बाद भी हम इन्हें एक वक्त ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। दीदी, अगर खेत की मेड़ साड़ियों से बन सकती है तो इसका भी इंतजाम हो ही जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब साड़ियों के शेड के नीचे पौधे सुरक्षित तो हैं, पर वो बढ़ नहीं रहे हैं। सब्जियां अभी भी छोटी, सख्त और बेजान हैं। हरि प्रसाद जी खेत की सब्जियों को देख रहे हैं। बहू मेड़ लगा ली, धूप से भी बचा लिया, पर फसल फिर भी वैसी की वैसी ही है। सब्जियां बढ़ नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी के अंदर जान नहीं बची। बाबूजी सही कह रहे हैं, बिना खाद के कुछ नहीं होगा और खाद के लिए बहुत पैसे चाहिए। फसलों को जानवरों और धूप से तो बचा पा रहे हैं, पर पोषण कैसे देंगे? लो रजनी, अब तो सूरज की एक किरण भी अंदर नहीं आ रही। देखो सब्जियां अभी भी वैसी की वैसी हैं, अंगूठी जितनी। अरे बड़ी लौकी और मटर के दाने जैसे टमाटर। ऐसे तो बाजार में हमें कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। अरे बहू, सिर्फ धूप से बचाने से काम नहीं चलेगा। मिट्टी में
जान ही नहीं है। खाद वाले से पूछा था, वो एक बोरी के 800 रुपए मांग रहा है। हमारे पास तो कल के नमक के पैसे भी नहीं है। अरे अब तो खेत को ही घर बना लिया। अरे साड़ी की छत डाल ली, अब बेड भी लगा लो। अरे हरि प्रसाद, खाद बिना खेती वैसी ही है जैसे बिना घी के रोटी। हार मान ले भाई। फसल की सुरक्षा मिल गई है बाबूजी, अब इसे खुराक चाहिए। साड़ियों ने बाहर से तो बचा लिया, अंदर से मजबूती देने के लिए हमें अपनी मिट्टी को फिर से जिंदा करना होगा। फिर वही बात, साड़ियां तो मुफ्त मिल गई थी, पर खाद वाला तो पैसे मांगेगा ना। किसने कहा कि खाद खरीदनी पड़ेगी? जब मेड़ घर की साड़ियों से बन सकती है तो खाद रसोई के कचरे और गोबर से क्यों नहीं? बस मुझे थोड़े और दिन दीजिए, मैं अपनी अमृत खाद तैयार करूंगी। रजनी और प्रियंका हार नहीं मानती। वो टोकरी लेकर अड़ोस पड़ोस में निकल जाती हैं। चाची, आपके घर में जो सब्जियों के छिलके हैं, खराब फल हैं या बचा हुआ कचरा है, वो फेंकना मत, हमें दे दो। कचरा लेकर क्या करेगी बहू? पागल तो नहीं हो गई है पढ़ लिख कर? चाची, ये कचरा नहीं, हमारे खेत के लिए सोना है। रजनी और प्रियंका टोकरियां भर भर के कचरा लाती हैं। अब वो खेत के कोने में एक बड़ा गड्ढा खोदती हैं। दीदी, आप गोबर के कंडे भिगोकर लाइए। मनीष, आप नीम की ढेर सारी पत्तियां तोड़ लाइए। एक तरफ प्रियंका कंडे पानी में भिगोकर रख रही है, वहीं मनीष नीम की पत्तियां तोड़कर उनमें मिला रहा है। रजनी एक बड़े गड्ढे में एक के ऊपर एक चीजें डालना शुरू करती है। देखिए, सबसे नीचे हम ये घर की सब्जियों का कचरा डालेंगे, इसके ऊपर हम गोबर के कंडों को पानी में गलाकर उसका चूरा डालेंगे। प्रियंका दीदी, अब वो चूल्हे की राख लाइए। ये ले छोटी, पर ये राख और हल्दी क्या काम करेगी? दीदी, राख मिट्टी को ताकत देगी, हल्दी और नीम की पत्तियों का चूरा कीड़ों को पौधों के पास भटकने भी नहीं देगा। ये पूरी तरह नेचुरल है। रजनी उसमें थोड़ा गुड़ का पानी और बेसन भी मिलाती है। गांव वाले बाढ़ के बाहर खड़े होकर नाक सिकोड़ रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। अरे देखो देखो, पढ़ी लिखी बहू अब गोबर और कचरे से जादू करेगी। अरे मनीष, तेरी पत्नी तो कचरा इकट्ठा करने वाली बन गई है। अरे बोल लो, अभी जितना भी बोलना है, हमें रजनी पर पूरा भरोसा है। पूरा परिवार गांव वालों की बातें नजरअंदाज करता है और 15 दिनों तक उस खाद को मिट्टी में मिलाकर हर पौधों की जड़ में डाला गया। और 15 दिन बाद, अरे मनीष, ऋषभ, अरे बेटा जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया। मनीष और ऋषभ दौड़ कर आते हैं। जहां पहले बेजान बेलें थीं, अब वहां गहरे हरे रंग के बड़े बड़े पत्ते लहला रहे हैं और सब्जियां पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं और हरी भी। अरे ये तो चमत्कार है, इतनी कोमल और ताजी लौकी तो मैंने शहर की मंडी में भी नहीं देखी। कम से कम 2 किलो की होगी ये। ये चमत्कार नहीं मनीष, ये हमारी मेहनत और इस कचरे की ताकत है। अब हमारी रसोई में भी खुशबू आएगी और बाजार में हमें सबसे ऊंचे दाम मिलेंगे। 15 दिन बीत चुके हैं। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, लेकिन हरि प्रसाद जी के खेत के ऊपर तनी रंग बिरंगी साड़ियां अब किसी अजूबे से कम नहीं लग रही हैं। खाद और साड़ियों के शेड ने मिट्टी में वो नमी और ताकत भर दी है कि पौधों ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। सुबह का समय है, ऊपर रंग बिरंगी साड़ियां तनी हैं, जिनसे छनकर धूप रंगीन रोशनी बिखेर रही है। मनीष, अब इन साड़ियों की लंबी रस्सियां बनाकर ऊपर उन बल्लियों से बांध दीजिए। हमें इन बेलों को जमीन पर नहीं छोड़ना है। समझ गया रजनी, जब ये बेलें इन साड़ियों की रस्सियों को सहारा लेंगी तो ये ऊपर की तरफ भागेंगी। मनीष और ऋषभ ऊपर बल्लियों से साड़ियों की कतरने नीचे लटकाते हैं। रजनी और प्रियंका नीचे से घिया, तोरई और फलियों की बेलों को बड़े प्यार से उन रस्सियों पर लपेटती हैं। देखते ही देखते पूरा खेत ऊपर से नीचे तक हरियाली की दीवार में बदल जाता है। छोटी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे वो शहरी लोग करते हैं, जमीन के ऊपर खेती। यानी अब हम ना केवल जमीन की फसलों से कमाएंगे, बल्कि जमीन के ऊपर की छत पर भी हमारी फसल होगी। हाँ देखिए, जब ये बेलें ऊपर से नीचे लटकती हैं तो इन्हें हवा ज्यादा मिलती है और फल सड़ते नहीं हैं। ये मेरा खेत है या स्वर्ग? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खेती नहीं देखी। बहू, तुमने तो पुरानी साड़ियों से इंद्रधनुष जमीन पर उतार दिया। बाबूजी, अब बस देखते जाइए। अब गांव वाले अंदर आएंगे तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ये जो लटकती हुई खेती है ना, ऐसा तो किसी के खेत में नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात बाबूजी, ये सब बिना 1 रुपया खर्च किए हुआ है। सिर्फ कबाड़, कचरा और हमारी मेहनत। चलिए, आज हम सभी अच्छी सब्जियां खाएंगे। एक तरफ रजनी का परिवार अपनी साड़ी वाली खेती को देखकर फूले नहीं समा रहा था, वहीं दोपहर के समय किसान रामदीन अपनी सूखी हुई फसल के बीच बैठा है। उसके पौधे पीले पड़कर जमीन पर बिछ गए हैं। अरे भाई देख सुखा, ये मिर्च नहीं, मेरा खून सूख रहा है। बाजार वाली खाद डाली, रात रात भर जाकर पानी दिया, पर धूप ने सब राख कर दिया। अरे जब नसीब ही खोटा है भाई, मिट्टी पत्थर हो गई है। अब तो बीज के पैसे भी नहीं निकलेंगे।
घर में चूल्हा कैसे जलेगा, यही सोचकर जान निकल रही है। गांव के किसान चौपाल पर बैठे हैं, सबके चेहरों पर मायूसी है, पर चर्चा हरिप्रसाद के खेत की हो रही है। अरे भाई, सुना है हरिप्रसाद के खेत में तो सावन आया हुआ है। हम सब की फसल जल गई, पर उसकी बेलें तो साड़ियों पर झूला झूल रही हैं। अरे वो साड़ियां क्या धूप रोकेंगी, पक्का उसकी उस पढ़ी लिखी बहू ने कोई टोना टोटका किया है। कचरा इकट्ठा करती फिर रही थी, अब देखो कैसे सब्जियां उग रही हैं। अरे टोना हो या तकनीक भाई, पर उसकी रसोई से ताजी ताजी सब्जी की खुशबू आ रही थी, और हमारे यहाँ सूखी रोटी भी गले से नहीं उतर रही है। पूरे गांव में हरिप्रसाद जी की बहू रजनी की फसल के चर्चे थे। तभी गांव के कुछ लोग और कालू दबे पांव हरिप्रसाद के खेत के पास जाते हैं। वो साड़ियों के मेड़ के छोटे से छेद से अंदर झांकते हैं। अरे देखो, अंदर तो जैसे स्वर्ग बना रखा है। इतनी बड़ी बड़ी लौकियां, लाल लाल टमाटर। वो चुपके से एक चेरी टमाटर और एक ककड़ी तोड़कर चखते हैं। अरे भाई, ये तो शहद जैसा मीठा है और इतनी नरम के मुंह में घुल गई। हमारे खेत सूखे पड़े हैं, इसके खेतों में हरियाली कैसे आई? जरूर कोई काला जादू या टोना टोटका है भैया। अरे सही कह रहे हो, कल सुबह सरपंच जी को बताना पड़ेगा कि ये लोग पक्का कोई काला जादू कर रहे हैं। अगले दिन दोपहर को गांव के लोग सरपंच जी को लेकर हरिप्रसाद के घर पहुंचते हैं। घर के बाहर से ही ताजी सब्जी और मसालों की लाजवाब खुशबू आ रही है। दीदी देखिए, मिट्टी को जब सही पोषण मिलता है तो सब्जी नर्म होती है। ये लौकी तो बस एक भाप में गल गई। आज तो घर के मर्द उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी सरपंच जी दरवाजा खटखटाते हैं। अरे हरिप्रसाद, ओ हरिप्रसाद, बाहर आओ भाई। गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे खेत में कुछ अजीब हो रहा है। हरिप्रसाद बाहर आते हैं और सबको अंदर बुलाते हैं। सरपंच जी जैसे ही आंगन में कदम रखते हैं, वो रसोई की खुशबू से दंग रह जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या बन रहा है रसोई में? ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी। अरे सरपंच जी, बहुओं ने ताजा सब्जी बनाई है, आप भी हमारे साथ 2 निवाले खाइए। सरपंच जी थाली लेकर बैठते हैं। वो पहला निवाला खाते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, आ हा, ये स्वाद! इतनी ताजी और गली हुई सब्जियां। पूरे गांव भर में हर रसोई से आधी गली सब्जियों की शिकायत आती थी, तो तुम्हारी रसोई में ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे सरपंच जी, ये सब हमारी छोटी बहू रजनी का कमाल है। इसने वो मटके में कचरा डाल डाल कर। माँ जी, पहले सरपंच जी को चैन से खाना तो खाने दीजिए। स्वाद का असली राज तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। सरपंच जी, बस खेत की थोड़ी देख रेख का तरीका बदला है, बाकी सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। नहीं बहू, बात सिर्फ आशीर्वाद की नहीं है। ऐसी नरम और रसीली सब्जी इस सूखे के मौसम में उगाना कोई मामूली बात नहीं है। बताओ तो सही, क्या किया है तुमने? सरपंच जी, आप आराम से भोजन कीजिए, अभी तो बहुत काम बाकी है। फिर कभी फुर्सत में आपको पूरा खेत दिखाएंगे। रजनी बड़ी चतुराई से बात को हंसकर टाल देती है। गांव वाले और सरपंच जी खाना खाकर बहुओं की तारीफ करते हुए वहां से चले जाते हैं। रात का समय है। घर के सभी सदस्य आंगन में लालटेन की रोशनी में बैठे हुए हैं। बहू, तूने सरपंच जी को बताया क्यों नहीं? कितनी बड़ी बात थी ये। माँ जी, अगर सबको अभी बता देते तो ये सिर्फ एक नुस्खा बनकर रह जाता। हमें इसे एक बिजनेस बनाना है। अब देखिए, पूरे गांव को हमारे जैसी फसल चाहिए, तो क्यों ना हम अपनी नर्सरी खोले। नर्सरी? पर बहू, गांव वाले हमसे पौधे क्यों खरीदेंगे? बाबूजी, क्योंकि उनकी अपनी सब्जियां पक नहीं रही हैं और हमारी सब्जियां सरपंच जी खुद मांग कर खा रहे हैं। हम छोटी छोटी पन्नियों में अपनी ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे। इसमें असली की खाद, गोबर की खाद और केचुए वाली खाद का मिश्रण होगा। पर ये सब सामान आएगा कहाँ से? यहीं से। हम गांव वालों से कहेंगे कि आप अपने घर की सड़ी गली सब्जियां और कचरा हमें दीजिए और बदले में हमसे खाद और तैयार पौधा ले जाइए। साथ में हम थोड़ा पैसा भी लेंगे। इससे हमें खाद बनाने का सामान मुफ्त मिलेगा और उन्हें अच्छी फसल। छोटी, तू तो कमाल है। मतलब हम नर्सरी के साथ साथ ये खाद भी बेचेंगे। कुछ महीने बीत चुके हैं। हरिप्रसाद जी का घर अब एक छोटी सी नर्सरी बन गया है। गांव की औरतें और किसान अपनी पुरानी साड़ियां लेकर और घर का गीला कचरा लेकर वहां आते हैं। बदले में उन्हें रजनी और प्रियंका की तैयार की हुई अमृत खाद और लहलहाते हुए छोटे पौधे मिलते हैं। कुछ समय बाद शाम को गांव की चौपाल सजी हुई है। सरपंच जी मंच पर बैठे हैं और पूरा गांव वहां इकट्ठा है। रजनी, उसका परिवार और गांव की महिलाएं एक तरफ बैठी हैं। सरपंच जी हरिप्रसाद जी और रजनी को सामने बुलाते हैं। अरे भाइयों, जब हरिप्रसाद अपनी बहू रजनी को ब्याह कर लाया था तब हम सब हंसे थे। हमने ताने मारे थे कि और ले आओ पढ़ी लिखी बहू, यह तो घर के काम भी नहीं कर पाएगी। गांव के कुछ लोग शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। हम अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो चूल्हा चौका ही तो करेंगी,
पर आज इस पढ़ी लिखी बहू ने दिखा दिया कि जब दिमाग चलता है तो मिट्टी भी सोना उगलती है। इसने न केवल अपना घर संभाला है बल्कि अपनी अकल से आज पूरे गांव के खेत बचा लिए। अरे भाई सरपंच जी, हमसे गलती हुई, हमने रजनी बहू का मजाक उड़ाया, पर आज उन्हीं की वजह से मेरे खेत में ताजा सब्जियां उग रही हैं। सरपंच जी रजनी की ओर देखते हैं जो सादगी से खड़ी है। रजनी बहू, तुमने साबित कर दिया कि एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ 2 परिवारों को ही नहीं पूरे समाज को रोशनी दिखा सकती है। आज से हमारे गांव का कोई भी बाप अपनी बेटी को स्कूल जाने से नहीं रोकेगा। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और कई छोटी लड़कियां जो भीड़ में पीछे खड़ी थी उनकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। सरपंच जी, लोग कहते थे कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, पर आज मुझे समझ आया कि अगर बहू सरस्वती बनकर आए तो लक्ष्मी खुद ब खुद घर चली आती है। रजनी मुस्कुराती हुई अपनी सास ओमवती जी के गले लग जाती है और सभी के पैर छूती है।